नमस्कार दोस्तों, जीएस विद मनीष में आप सभी प्रिय मित्रों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, केबीएस 2022 प्राइमरी शिक्षक के लिए हिंदी सब्जेक्ट की आज हमारी दूसरी क्लास है, जिसके अंतर्गत आज का हमारा टॉपिक वर्णमाला है। तो वर्णमाला के अंतर्गत आज हम लोग 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। ठीक है, इसी के साथ आज की क्लास को शुरू करते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई है शब्द, व्यंजन, स्वर या वर्ण। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई जो है वो वर्ण है। इसको दो तरीके से प्रश्न कर सकता है कि भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई कौन सी है, तो वर्ण हो जाएगा। और अगर भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई पूछे तब आपका आंसर ध्वनि हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। स्वर किसे कहते हैं? तो ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जाता है उन्हें स्वर कहते हैं। और व्यंजन किसे कहते हैं? तो जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से करते हैं उनको व्यंजन कहते हैं। और स्वरों और व्यंजन के सार्थक समूह को, जिनका एक सार्थक अर्थ निकले, उसे शब्द कहते हैं। ठीक, अगला प्रश्न देखेंगे। वर्णमाला कहते हैं शब्द समूह को, वर्णों के व्यवस्थित समूह को, वर्णों के संकलन को या शब्द गणना को। तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है निम्न में से कंठ ध्वनियां कौन सी हैं? क ख य र च ज या ट ढ। तो कंठ ध्वनियों के लिए एक सूत्र याद रखेंगे, अकुह विसर्जनीय नाम कंठः। अकुह विसर्जनीय नाम कंठः, अर्थात अ और पूरा क वर्ग जो है इसका उच्चारण स्थान कंठ है। तो क वर्ग इसमें से कौन सा है? निम्न दिए हुए ऑप्शन में से क और ख जो है यहाँ दिया हुआ है, तो हमारी ये कंठ ध्वनियां हो जाएंगी। इसी क्रम में इचु यशानाम तालु, अर्थात ई च वर्ग य और स का उच्चारण स्थान तालु होता है। तो च छ ज का उच्चारण स्थान तालु हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। स्थान के आधार पर बताइए कि मूर्धन्य व्यंजन कौन से हैं? ग घ, ज झ, ड ढ या प फ। तो मूर्धन्य व्यंजन के लिए याद रखना है ऋतु रसाणाम मूर्धा, अर्थात री ट वर्ग र और श का उच्चारण स्थान मूर्धा होता है। तो देखिए इसमें से ट वर्ग के कौन से वर्ण हैं? ट ठ ड ढ अण। नंबर 3 सही हो जाएगा कि ड और ढ का उच्चारण स्थान मूर्धा है, अर्थात इसे मूर्धन्य व्यंजन कहते हैं। प फ का उच्चारण स्थान क्या है? तो सूत्र होगा उपधमानिया नाम ओष्ठ, अर्थात उ और प वर्ग का उच्चारण स्थान जो होता है वो ओष्ठ होता है। ऑप्शन नंबर 3 इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। निम्न में से अल्प प्राण वर्ण कौन से हैं? अ आ, क ग, थ ध, फ फ। तो अल्प प्राण के लिए याद रखना है कि प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण जो होगा यह अल्प प्राण होगा, और महाप्राण जो होगा वह प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण जो होगा यह महाप्राण होगा। तो अल्प प्राण में देखना है 1, 3, 5 वर्गों का कौन सा वर्ण है। अ और आ जो है इसमें अ अल्प प्राण हो गया लेकिन आ महाप्राण हो गया, अतः ये हमारा ऑप्शन होगा नहीं। क पहला वर्ण है, ग तीसरा वर्ण है, अतः ये हमारा अल्प प्राण वर्ण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। निम्न में से नासिक के व्यंजन कौन से हैं? जब नासिक के व्यंजन की बात आए तो इसके लिए एक सूत्र छोटा सा याद रखेंगे, यमं गणना नाम नासिका च, अर्थात निय म ङ ड़ न का उच्चारण स्थान जो है वह नासिका है। इसमें से दिया हुआ विकल्प य है, अतः ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा कि नासिक के व्यंजन य है। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। ए आई वर्ण क्या कहलाते हैं? नासिक के वर्ण, मूर्धन्य वर्ण, ओष्ठ वर्ण या कंठ तालु वर्ण। तो ए आई जो वर्ण होते हैं, ए दैतई कंठ तालु होता है, कंठ तालु वर्ण कहलाते हैं। इसको ऐसे भी देख सकते हैं, ये जो होता है यह अ और ई से मिलकर बना होता है। अ का उच्चारण स्थान जानते हैं क्या होता है? अ का उच्चारण स्थान जो होता है यह कंठ होता है, और ई का उच्चारण स्थान तालु होता है, अतः ए का उच्चारण स्थान कंठ तालु हो जाएगा। इसी प्रकार से जब आई का उच्चारण स्थान देखेंगे तो इसमें यह अ और बड़ी ई से मिलकर बना होता है। इसमें अ का उच्चारण स्थान कंठ और ई का उच्चारण स्थान तालु, अतः एक आई का भी उच्चारण स्थान कंठ तालु हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह वर्ण कौन से हैं? आ, ई, उ, अंग, अह। अयोगवाह उन वर्णों को कहा जाता है जिनका हम जोड़ न स्वर में करते हैं
और न ही व्यंजन में करते हैं, ऐसे वर्णों को हम अयोगवाह कहते हैं। तो हिंदी में अयोगवाह वर्णों की संख्या 2 है, अंग और अह। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न में बताइए किस शब्द में द्वित्व व्यंजन है? पुनः, इलाहाबाद, दिल्ली या उत्साह। तो द्वित्व व्यंजन की बात जहां कर रहा है तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, दिल्ली। द्वित्व व्यंजन मतलब बीच में स्वराभाव होना चाहिए। देखिए यहाँ आधे ल और पूरे ल के बीच में स्वर नहीं आया है, अतः यह दिल्ली जो है हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, श श श ह कौन से व्यंजन कहलाते हैं? प्रकंपी, स्पर्शी, संघर्षी या स्पर्श संघर्षी। तो श श श ह जो व्यंजन है यह संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं। इन्हें ऊष्म व्यंजन भी कहा जाता है। ठीक है, प्रकंपी व्यंजन किसे कहते हैं? तो प्रकंपी व्यंजन र को कहते हैं। इसे लुंठित व्यंजन भी कहते हैं। स्पर्शी व्यंजन किसे कहते हैं? तो क से लेकर के म तक के 25 वर्ण जो होते हैं यह स्पर्शी व्यंजन कहलाते हैं। स्पर्श संघर्षी किसको कहते हैं? व्यंजन में जो दूसरा वर्ग है च वर्ग, ठीक है ना, तो च वर्ग में च छ ज जो है यह स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं। अतः इस प्रश्न का आंसर जो हमारा हो जाएगा कि श श श हैं तो ये संघर्षी हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नांकित में से बताइए कि नवीन विकसित ध्वनियाँ कौन सी हैं? ख ग, उ, आई औ, श श। तो विकसित ध्वनियाँ जो हैं, नवीन विकसित ध्वनियाँ हैं, ये ख और ग हो जाएगा। ठीक है, ये अरबी फारसी की ध्वनियाँ हैं, हम लोग हिंदी में प्रयोग करते हैं, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न में से कौन सा घोष वर्ण है? ख, च, म या ठ। तो घोष वर्ण के बारे में इतना जानेंगे कि प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण जो होता है यह घोष कहलाता है, और अघोष जो होता है यह प्रत्येक वर्ण का पहला और दूसरा वर्ण होता है। ठीक है, तो इसमें से देखिए कि घोष वर्ण में तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण कौन सा है? क ख ये दूसरा वर्ण है अथवा अघोष हो जाएगा। च छ पहला वर्ण है, ये भी अघोष हो जाएगा। प फ ब भ म पांचवा वर्ण है, अतः यह घोष हो जाएगा। ट ठ ये भी दूसरा वर्ण है, अघोष हो जाएगा। अतः निम्न दिए हुए विकल्पों में से तीसरा विकल्प म जो है यह घोष वर्ण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है? 50, 51, 52 या 53। तो हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या जो है यह 52 है। 52 किस प्रकार से है? स्वर जो हैं, इन स्वरों की संख्या 11 है। उसके बाद अयोगवाह यहीं हो जाते हैं जिनकी संख्या 2 है, अंग और अह। उसके बाद व्यंजन आते हैं। व्यंजन में स्पर्श व्यंजन क से लेके म तक 25 वर्ण हो गए। उसके बाद अंतस्थ हो गए। अंतस्थ व्यंजन 4 यर लव हो गए। उसके बाद ऊष्म व्यंजन हो गए, श श श ह 4 ये हो गए। उसके बाद संयुक्त व्यंजन हो गए, छ त्र ज्ञ श्र 4 ये हो गए। और 2 व्यंजन होते हैं उत्क्षिप्त व्यंजन, ड और ढ। कुल संख्या जोड़ लीजिए, 11 2 13, 13 25 38, 38 4 42, 4 46, 4 50 और 2 52। अतः हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या 52। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, छ ध्वनि किसके अंतर्गत आती है? मूल स्वर के, घोष वर्ण के, संयुक्त वर्ण के या तालव्य वर्ण के। तो छ जो ध्वनि है ना ये संयुक्त वर्ण के अंतर्गत आती है, क्योंकि इसका जो संयोग हुआ है यह क और स के मेल से हुआ है, अतः यह संयुक्त वर्ण है। संयुक्त वर्णों की संख्या 4 है, छ, त्र, ज्ञ और श्र। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, ज्ञ वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना है? ज य, ज य, ज ध, ज न्य। तो ज्ञ वर्ण जो है ये संयोग से ज और य के संयोग से बना है। इसमें ज में हलंत रहेगा क्योंकि यहाँ पे स्वर का अभाव है। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, अघोष वर्ण कौन से हैं? अ, ज, ह या स। तो अघोष वर्ण जो होते हैं
प्रत्येक वर्ग के पहले और दूसरे वर्ण जो होते हैं यह अघोष होते हैं, और तीनों स जो होते हैं यह भी क्या होते हैं, ये अघोष होते हैं। अ जो होता है सभी स्वर जो होते हैं यह सघोष होते हैं। च छ ज तीसरा वर्ण है, सघोष हो जाएगा। ह जो होता है ये महाप्राण सघोष होता है, और स जो होता है यह महाप्राण अघोष होता है। अतः हमको बताना है अघोष वर्ण कौन है, तो स हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही हो जाएगा कि स जो है यह अघोष वर्ण है। अगला प्रश्न देखेंगे, घ का उच्चारण स्थान कौन सा है, मूर्धा, कंठ, तालु या दंत। तो घ किस वर्ग का वर्ण है, क, ख, ग, घ। पहला वर्ग क है, क वर्ग का उच्चारण स्थान कंठ होता है, अतः घ का उच्चारण स्थान कंठ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। उच्चारण स्थान को लेके बच्चे काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं, तो अभी 1 मिनट में हम लोग सारा उच्चारण स्थान क्लियर कर लेंगे एक छोटे से ट्रिक के माध्यम से। देखिए पहला वर्ग कौन सा आता है, क वर्ग आता है। दूसरा वर्ग जो आता है च वर्ग आता है। तीसरा वर्ग ट वर्ग आता है। तीसरा वर्ग त वर्ग आता है, और चौथा वर्ग प वर्ग आता है। ठीक है, ये सब क्रम से हो गए, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। अब देखिए हमारे शरीर में सबसे पहले नीचे क्या होता है, गले के पास कंठ होता है। कंठ के ऊपर क्या होता है, तालु होता है। उसके ऊपर मूर्धा होता है। उसके बाद दंत आता है, दांत, और उसके बाद सबसे बाहर ओष्ठ होते हैं। ऐसे क्रम में आप चीज़ों को लगा लीजिए कि पहले इसको क्रम में लगा लीजिए, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। फिर उसके बाद इसको क्रम से लगा लीजिए कि सबसे नीचे कंठ होता है, कंठ के ऊपर तालु होता है, तालु के ऊपर मूर्धा होता है, और मूर्धा के आगे दांत होता है, और दांत के बाहर ओंठ होता है। इसको क्रम से लगा लीजिए, आप कभी नहीं भूलेंगे उच्चारण स्थान, ये मेरा वादा है। उसके बाद देख लीजिए, क का उच्चारण स्थान कंठ से, च का उच्चारण स्थान तालु से, ट का उच्चारण स्थान मूर्धा से, त का उच्चारण स्थान दंत से, प का उच्चारण स्थान ओठ से। ठीक है ना, पूरे वर्गों का उच्चारण स्थान उसके सामने हो जाएगा। अगर थोड़ा सा याद करना चाहे तो ऐसे याद कर लीजिए, अकुह विसर्जनिया नाम कंठा, इचु यशानाम तालु, ऋतुरसाणाम मूर्धा, ऋतुलसानाम दंता, उपध्वनिया नाम ओष्ठ। ठीक है, तो इस प्रकार आप लोग एक बार दो बार इसका रिवीजन कर लेंगे, कतई ये कभी नहीं भूलने वाली चीज है। ठीक है, तो घ का उच्चारण स्थान कंठ हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत नहीं है। दंत की बात कर रहा है, लृतुलशानाम दंता, अर्थात ऋ और त वर्ग। त वर्ग में कौन कौन से वर्ण आते हैं, त, थ, द, ध, न। त हो गया, थ, द, ध, न, अर्थात ट जो वर्ण है यह दंत से उच्चारित नहीं होता है। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, जिन शब्दों के अंत में अ आता है उन्हें क्या कहते हैं, अनुस्वार, अयोगवाह, अंतस्थ या अकारांत। तो जिन वर्णों के अंत में अ आता है उन्हें हम अकारांत कहते हैं। ठीक है, और जिन वर्णों के अंत में आ आता है उन्हें आकारांत कहते हैं। जिन वर्णों के अंत में ई आता है इकारांत कहते हैं, और जिन वर्णों के अंत में बड़ी ई आता है उन्हें इकारांत कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, छ वर्ण किसके योग से बना है, क और श के, क और च के, क और छ के, या क और श के। तो छ वर्ण जो बना है क और श के योग से बना है। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी है, 10, 11, 12 या 13। तो जब हमसे हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या पूछे तब हमको 13 बताना है। ठीक है, क्योंकि 11 जो है ये स्वर हैं, और इन्हीं में 2 अयगवाह को जोड़ लिया जाता है। तब अगर कुल संख्या पूछे तब 13, यदि केवल स्वरों की संख्या पूछे तो 11 हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे सही हो जाएगा कि हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या 13। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में कौन ट वर्ग का वर्ण नहीं है। ठीक है ना, तो ट वर्ग का वर्ण कौन कौन से होता है, ट, ठ, ड, ढ, ड़।
ठीक है, तो देखिए कौन सा इसमें से नहीं है। ट, ठ है, ड, ढ, ड़ है, घ इसमें जो है यह ट वर्ग का वर्ण नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या है 32, 34, 33 या 36। तो हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या जो है यह 33 है। 25 स्पर्श हो जाएंगे, 4 अंतस्थ हो जाएंगे, 4 ऊष्म हो जाएंगे। ठीक है ना, 25 4 29 4 33, यही हिंदी वर्णमाला में मूल रूप से वर्णों की संख्या है। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित में कौन सा पश्च स्वर है, आ, ई, ज या ढ। तो जीभ के प्रयोग के आधार पर स्वरों के प्रकार ये 3 हैं, अग्रस्वर, पश्च स्वर और मध्य स्वर। आ जो हो जाएगा यह पश्च स्वर हो जाएगा, अग्रस्वर में ई आ जाएगा, बड़ी ई आ जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 पश्च स्वर हो जाएगा। ज और ढ ये तो व्यंजन है, स्वर की बात ही नहीं है। ई जो है ये अग्रस्वर है, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन अयोगवाह है, विसर्ग, महाप्राण, संयुक्त व्यंजन या अल्प प्राण। तो अयोगवाह जो होते हैं इनकी संख्या 2 है, एक अंग और एक अह। ठीक है, अंग को क्या कहते हैं, अनुस्वार कहते हैं, और अह को जो है वो विसर्ग कहते हैं। हमारे ऑप्शन में विसर्ग दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा कि विसर्ग क्या है, एक अयोगवाह वर्ण है। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। छ ध्वनि का उच्चारण स्थान है। छ ध्वनि, पहली बात देख लीजिए आप, ये किस वर्ग का ध्वनि है। तो च, छ, ज, झ, ञ। ठीक है, यह च वर्ग की ध्वनि है। च वर्ग का ध्वनि जो होता है इचु यशानाम तालु, अर्थात इसका उच्चारण स्थान तालु हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा कि छ ध्वनि का उच्चारण स्थान तालव्य है। अगला प्रश्न देखेंगे। तालव्य व्यंजन है, अभी पढ़ा हम लोगों ने इचु यशानाम तालु। च वर्ग के जो वर्ण होते हैं वह तालव्य व्यंजन होते हैं, च, छ, ज, झ, ञ। ऑप्शन नंबर 1 ही सही हो जाएगा। ठीक है, ट, ठ, ड, ढ, ढ़, ऋतु रसाणाम मूर्धा, यह मूर्धा के व्यंजन है। त, थ, द, ध, न, लृतु लसानाम दंता, यह दंत के वर्ण है। ठीक है, प, फ, ब, भ, म, उपध्वनिया नाम ओष्ठ, यह ओष्ठ वर्ण है। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। य, र, ल, व किस वर्ग के व्यंजन हैं, तालव्य, ऊष्म, अंतस्थ या ओष्ठ। तो य, र, ल, व जो वर्ण है यह अंतस्थ व्यंजन है। अगला प्रश्न देखेंगे। अनुनासिक का संबंध होता है केवल नाक से, केवल मुंह से, नाक और मुंह दोनों से, इनमें से कोई नहीं। तो अनुनासिक का जो संबंध होता है नाक और मुंह दोनों से होता है। केवल मुंह से जिनका उच्चारण होता है उन्हें निरनुनासिक कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं, वर्ग के प्रथमाक्षर, वर्ग के तृतीयाक्षर, वर्ग के चतुर्थाक्षर या वर्ग के पंचमाक्षर। तो एक छोटा सा सूत्र याद रखेंगे, कभी नहीं भूलेगा, यमंगणना नाम नासिका च, अभी आप लोगों को बताया मैंने। तो वर्ग के पंचमाक्षर जो होते हैं अंग, म, ड, न, ठीक है, ये क्या होते हैं, अनुनासिक व्यंजन कहलाते हैं। इसमें एक व्यंजन और आता है, ये जो अनुस्वार है यह भी क्या है, अनुनासिक। ठीक है, तो ये रहे आज के हमारे 30 महत्वपूर्ण प्रश्न जो वर्णमाला से संबंधित थे और परीक्षा की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। तो इनका एक बार रिवीजन आप लोग अवश्य करिएगा। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।